हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिले जामिया। जैसा कि मैंने पहले बहुत सारी वीडियो में बता रखा है कि जामिया के किस किस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे एडमिशन लिया जाता है और क्या क्या पढ़ा जाता है, क्या क्या पढ़ के किस डिपार्टमेंट में एडमिशन आप ले सकते हैं। आज मैं मास्टर में सोशल एक्सक्लूजन और जेंडर स्टडीज़ के लिए स्कॉलर वजाहत निज़ामी साहब से बात करूंगा कि वो बताएं कि आपको किसी बच्चे को जेंडर स्टडीज़ में एडमिशन लेना हो मास्टर में या फिर सोशल एक्सक्लूजन में, तो कैसे लें। पहले तो आप अपना हमें वो दे दीजिए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सैयद वजाहत अली है। मैंने जामिया से स्कूलिंग, ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस एंड मास्टर्स इन जेंडर स्टडीज़ किया है। एंड आजकल मैं इंडिपेंडेंट रिसर्च कर रहा हूँ मुस्लिम वुमेन के इश्यूज़ के ऊपर। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू। तो वजह साहब आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मेरा बिलोंगिंग सब कुछ जामिया से ही है। एकेडमिक अगर आप पूछें तो जामिया है, और वैसे अगर आप पूछें तो मेरा यूपी है। जी जी, तो आप मुझे ये बता दें, अगर किसी बच्चे को जामिया में जनरल स्टडीज़ में एडमिशन लेना हो मास्टर के लिए या सोशल स्टडीज़ में लेना हो, तो उसे क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा आप हमें डिटेल बता दीजिए। देखिए, आजकल एक दौर चला है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ का। क्या आपका ग्रेजुएशन किसी डोमिनेंट डिसिप्लिन में है, मास्टर आप किसी और डिसिप्लिन में करना चाह रहे हैं, तो आजकल बहुत मशहूर है वो। और मुल्क में तो होता था और ममालिक में होता था। हमारे यहाँ आजकल बहुत इसका दौर चल रहा है। काफ़ी अच्छा भी रहता है कि आप इंटरडिसिप्लिनरी आप कुछ पढ़ें, जैसे कि एक्सक्लूजन है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट है, या आपका जेंडर स्टडीज़ है। तो ये जो कोर्सेज़ हैं, ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं। ग्रेजुएशन के बाद बच्चे इसको चुन रहे हैं, और आजकल तो जेंडर स्टडीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है और काफ़ी फ्लरिश भी हो रहा है जेंडर स्टडीज़ का जो डिसिप्लिन है। जामिया का जो सेंटर है, सरोजनी नायडू सेंटर फॉर वीमेन स्टडीज़, सन 2000 में वो इस्टेब्लिश हुआ था, और नेशनल एक्शन प्लान फॉर वीमेन एम्पावरमेंट के तहत वो इस्टेब्लिश हुआ था। उसका मेन जो मैंडेट है वो एकेडमिक इन्वेस्टिगेशन और जेंडर एक्टिविज़म है। उसके लिए अगर किसी इंसान को, ये बड़ा बेहतर रहता है अगर आप पॉलिटिकल साइंस से पढ़ के ग्रेजुएशन या सोशियोलॉजी करके आप जेंडर में जाते हैं, तो ये बहुत बेहतर रहता है। और एक्सक्लूजन भी। तो लमसम दोनों का जो सिलेबस है वो कोई इतना मुख्तलिफ नहीं है। बस थोड़ा सा मुख्तलिफ ये हो जाता है जब आप एक्सक्लूजन की बात करते हैं, तो उसमें कास्ट स्टडीज़, दलित स्टडीज़ की बात होती है, जिसमें जी एस घुरे को पढ़ना और जो दलित स्कॉलर्स हैं उनको पढ़ना। और कास्ट एज अ सोशल स्ट्रक्चर, ट्राइबल आइडेंटिटी, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो लेजिस्लेशंस हैं उसको पढ़ना, और सारी जो स्कीम्स हैं उसको पढ़ना। लमसम जो जेंडर स्टडीज़ के लिए और एक्सक्लूजन के लिए है वो बिल्कुल सेम है, जिसमें आप इंटरनेशनल कन्वेंशंस पढ़ते हैं यूएन का, चाइल्ड राइट्स के लिए, वुमेन राइट्स पे, डिसेबिलिटी के ऊपर में। ये सारे कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन पॉलिटी हर कोर्स में हमेशा से इम्पॉर्टेंट रही है, चाहे वो आपका कोई भी कोर्स हो। तो इंडियन पॉलिटी का पार्ट फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जो जनरल अवेयरनेस है बेसिक, जो बहुत कुछ मशहूर बुक्स के नाम होते हैं, जैसे कि बहुत मशहूर बुक है वाटर वॉर्स, और वंदना शिवाजी जो इको फेमिनिस्ट हैं, उनके बारे में आजकल बहुत सवाल आ रहा है। उनकी ये किताब है वाटर वॉर्स। और अमर्त्य सेन की किताबें हैं, नॉम चॉम्स्की की बुक्स हैं। तो बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एक्सक्लूजन और जेंडर स्टडीज़ दोनों के लिए पढ़ते हैं, तो दोनों के लिए जो क्वेश्चन कल्चर से आते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप कौन से जो सूबा है, स्टेट है, उसका कल्चर क्या है, उसका डांस, म्यूज़िक और सूफीज़म पे कुछ क्वेश्चंस। ख़ास करके जो मेडिवल हिस्ट्री जिसको आप कहते हैं, वो कल्चर से बहुत जुड़ जाती है। तो एक्सक्लूजन और जेंडर दोनों में कल्चर बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जेंडर स्टडीज़ के लिए जितनी भी विमेन एम्पावरमेंट की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना के बारे में भी आ जाता है, जननी सुरक्षा प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, डिपार्टमेंट ऑफ, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट आते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना भी विमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस बुक एंड ऑथर्स के आते हैं जो कि बेसिक बुक्स हैं जेंडर स्टडीज़ में, जिसको आप डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, एक बड़ी फेमस बुक है शिलोमेथ फायरस्टोन की। सिमोन दे बेवियर की एक बड़ी फेमस किताब है सेकंड सेक्स, फेमिनिन मिस्टीक बेटी फ्रीडान की। तो फिर उसमें भी जो दलित फेमिनिज्म पे किताबें हैं, चाहे वो उमा चक्रवर्ती की किताब हो,
वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। तो बुक्स का एक पार्ट होता है, एक पार्ट स्कीम्स का होता है, एक पार्ट आपका लॉ एंड गवर्नेंस का होता है, जेंडर एंड मीडिया के बारे में कुछ बेसिक सवाल, और सबसे बेसिक तो जो की कॉन्सेप्ट है जेंडर स्टडीज़ के, जो पैट्रियार्की का कॉन्सेप्ट के स्कॉलर्स कौन-कौन हैं, और उसके अलावा और भी जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट उसमें टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको थ्योरी को आपको पढ़ना है, थोड़ा सा आपको लिटिल बिट फेमिनिज्म के बारे में पढ़ना है, एकेडमिक इन्वेस्टिगेशन टू फेमिनिज्म, बीट लिबरल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, दलित फेमिनिज्म। तो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू द फेमिनिस्ट अप्रोच, उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक्सक्लूजन में जो सोशियोलॉजी का सिलेबस आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, आपने शायद कोई वीडियो भी रिकॉर्ड उस पर की होगी, तो जो यूजीसी मॉडल है सिलेबस सोशियोलॉजी का, वो ज़्यादा एक्सक्लूजन में देखने को मिलता है। बाकी बुक्स का पार्ट, फिर आप जो आपके ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूएन है, ब्रिक्स समिट है, या आपका ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, उसके जो कन्वेंशंस हैं सबल्टन ग्रुप के एम्पावरमेंट के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पेपर जो है, ये बहुत डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसमें इतना रीजनिंग ना आकर के, उतना अंग्रेजी के क्वेश्चन ना आकर के इशू स्पेसिफिक सवाल ज़्यादा आते हैं। तो दोनों का जो सिलेबस है, मैंने पहले भी कहा आपसे कि बहुत लमसम है। बस हाँ, जब आप एक्सक्लूजन के लिए देंगे तो आपको एक मॉड्यूल रेडी करना पड़ेगा कल्चर, कास्ट, ट्राइबल आइडेंटिटी को लेते हुए, सोशल स्टिग्मा जिसके अंदर आ जाता है वो। जब आप वुमेन पे, जेंडर पे कर रहे हैं, तो आप ट्रांसजेंडर राइट्स पे हमारे कौन से कानून पास हुए हैं, और अल्टरनेटिव सेक्सुअलिटी का जो क्या इशू आजकल चल रहा है, LGBTQIA राइट्स के बारे में जो बात हो रही है वो, और विमेन एम्पावरमेंट की जो स्कीम्स हैं। तो मतलब आपका जो जेंडर स्टडीज़ है या फिर सोशल एक्सक्लूजन, इसके लिए आपको ग्राउंड पे आपको काम करना पड़ता है, फील्ड पे काम है आपका, इसका कोई फील्ड पे काम है या नहीं है? ऑफ कोर्स मेरा मुस्लिम विमेन पे मेरा वर्क है, और कोशिश कर रहा हूँ अच्छी करने की। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। कोशिश कर रहे हैं, और जो बच्चे इसमें जाना चाहते हैं एमए में, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ग्राउंड रियलिटी को ज़्यादा देखें, क्योंकि सोशियोलॉजी तो एक प्रकार का सोशल फिनोमिना ही तो है। तो सोशियोलॉजी को पढ़ना, और थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का जो यूजीसी मॉडल सिलेबस है, उसको अगर पढ़ेंगे तो वहाँ काफ़ी अच्छा रहेगा। जेंडर स्टडीज़ और एक्सक्लूजन के जो एंट्रेंस जो भी बच्चे देना चाहते हैं थोड़ा स्टूडेंट्स। मैं आपसे बात कर लेता हूँ जामिया के बारे में। जैसे कि आपने बताया कि आप स्कूल से जामिया में हैं 11 से, फिर आपने यहाँ से स्कूलिंग की, ग्रेजुएशन किया और मास्टर किया। तो जामिया जो 2019 से पहले था या 2019 के बाद जो जामिया है, आई थिंक मैं बोल रहा हूँ CNRC एंड आपका लॉकडाउन के बाद का जामिया और पहले के जामिया में क्या फ़र्क देखने को मिलता है आपको? देखिए, जामिया एक ऐसा इदारा है जिसने हमेशा से स्ट्रगल किया है। तो जामिया के लिए कोई नई बात नहीं है ये। जामिया ने स्ट्रगल तब किया जब इस देश को आज़ाद कराने की बात थी। जामिया ने स्ट्रगल तब किया जब यहाँ नजीब जंग जैसा एक डिक्टेटर और एक फाशिस्ट प्रकार का वाइस चांसलर था। और जामिया ने स्ट्रगल तब भी किया जब पिछले वाइस चांसलर थे। जामिया स्ट्रगल आज भी कर रही है। तो जामिया के तो खून में स्ट्रगल है। तो ये कहना कि जामिया बदल गया है, नहीं, जामिया वही है। जामिया का जो डेमोक्रेटिक इथोस है वो वही है। जामिया अपना काम कर रहा है, जो जामिया का काम है। जामिया का काम ही मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है। जामिया आज भी स्ट्रगल कर रहा है। मेरा जवाब तो ये है आपके लिए। जैसा कि आपकी बात से पता है, आपने जामिया से बहुत मोहब्बत करते हैं। आई थिंक मेरा जो मानना है, क्योंकि आप जामिया से स्कूल से हैं, तो जामिया की क्या एक अच्छी बातें हैं जो आपको अच्छी लगी? आप तक जामिया से आप काफ़ी टाइम से जामिया में हैं, तो जामिया कुछ बातें होंगी जो आपको अच्छी लगी हों। अब जामिया से क्या सीखा, तो हमारे बच्चों की बता दीजिए, जो बच्चे यहाँ आने वाले हैं, वो जैसे आजकल मीडिया में एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जामिया ये है, जामिया वो, उसके लिए आपको क्या बोलना है? देखिए, ये जो मीडिया बहुत अच्छा माना जाता था, मीडिया आज जिस तरीके से काम कर रहा है वो बहुत निंदनीय है। क्योंकि अगर मीडिया बायस तरीके से किसी इदारे को प्रमोट करेगा या प्रोपोगेट करेगा, तो मुझे लगता है वो बहुत शर्म की बात है। और जामिया की सारी बातें अच्छी हैं, एक बात को छोड़ के। मैं जो भी देखता हूँ, कोशिश करता हूँ समझने की, जेंडर लेंस के साथ कोशिश करता हूँ। जामिया का जो मैंने देखा, इतना जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, सारी पाबंदियाँ औरतों के ऊपर हैं। ये एक दिक्कत की बात है। बॉयज़ किसी टाइम भी लाइब्रेरी आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब लाइब्रेरी खुली थी, हॉस्टल खुला था, पेपर पे तो पता नहीं बॉयज़ के लिए है या नहीं है। हॉस्टल में कोई टाइम या कर्फ्यू टाइम जिसको आप कहते हैं, सो कॉल्ड कर्फ्यू टाइम, वो फीमेल स्कॉलर्स के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है। बस एक ये शिकायत है मेरी जामिया से।
बाकी मेरी कोई शिकायत नहीं है जामिया से, क्योंकि जेंडर स्कॉलर हैं, जेंडर के लेंस से हर चीज़ को देखते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन में आ गई हमारे। कितने लोग हैं जिन्होंने इसको ऑब्जर्व भी नहीं किया होगा। जामिया उसके अलावा बहुत अच्छा है, जामिया से बेहतर मुझे लगता है कोई इदारा नहीं है। जामिया का जो इंक्लूजन है वो बहुत अच्छा है, चूँकि यही वो जामिया है जिसने मुस्लिम एक्टिविस्ट भी दिए हैं, यही वो जामिया है जिसने ट्राइबल एक्टिविस्ट भी दिए हैं और हमारे हिंदू एक्टिविस्ट भी दिए हैं। सबने मिल के काम किया और मैंने सबके साथ काम किया, बीट चाहे वो दलित स्कॉलर्स हों, चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर्स हों, चाहे वो हिंदू स्कॉलर्स हों, ट्राइबल स्कॉलर्स हों, सबके साथ मेरा बहुत अच्छा रहा है। और एक प्रकार का जामिया एक वैक्यूम है इंक्लूजन का, जो एक बराबरी हो रही है, हम लोग साथ मिल के इंटरेक्शन कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन जो हम लोगों का हो रहा है, और सोशल के साथ साथ पॉलिटिकल इंटरेक्शन जो हो रहा है। जी, जी। और आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि क्या जेंडर स्टडीज़ के एंट्रेंस में जामिया की हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता? ऑफ कोर्स 2-3 सवाल तो आते ही हैं कि भाई जामिया का, क्योंकि ये जो विमेन एम्पावरमेंट एक्शन प्लान के तहत जो सेंटर बना, सरोजिनी नायडू सेंटर फॉर वीमेन स्टडीज़, इसके बारे में भी सवाल आ सकता है, ये कौन से साल में बना? जी, तो जी। साल 2000 में ये एस्टैब्लिश हुआ है, सबसे ओल्डेस्ट सेंटर है जामिया का। मगर लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, लैक ऑफ इंटरवेंशन की वजह से सेंटर के में और ज़्यादा मुझे लगता है रिसोर्स एलोकेशन की ज़रूरत है। जी। और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके ख़ास करम की ज़रूरत है विमेन स्टडीज़ सेंटर को, क्योंकि सबसे सबॉर्डन सेक्शन जो है वो विमेन है। तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नाम तो नहीं लेना चाहते हम उनकी डेजिग्नेशन की बात करेंगे, चाहे डीएसडब्ल्यू हो, चाहे मैडम वाइस चांसलर हो, उन सबके खास कदम की ज़रूरत है इन सारे सेंटर्स को, चाहे वो एक्सक्लूजन हो, चाहे वो विमेन स्टडीज़ हो। चूँकि ये जो सेंटर्स हैं ये सिर्फ एकेडमिक काम तो नहीं कर रहे हैं, ये एक एक्टिविज़्म और एक एम्पावरमेंट के लिए सेंटर्स बनाए गए थे। ख़ास कहा जाता है मेरा क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया। मेरा क्वेश्चन ये था कि जामिया की हिस्ट्री के बारे में हमने आपसे कहा हाँ। कि जामिया की हिस्ट्री के बारे में कई सवाल आते क्या हैं। आ सकते हैं इम्पोर्टेंट क्या-क्या हो अभी तो हमने आपको बताया कि विमेन स्टडीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, किस साल में बना जामिया का जी, विमेन जी। स्टडीज़? जी, किस एक्शन प्लान के तहत बना? जी। कौन-सा प्लान नंबर था वो विमेन एम्पावरमेंट का? जी। उसके तहत आ सकता है। और जामिया के एक बहुत ही फेमस स्कॉलर हैं प्रोफेसर राधा कुमार, जी, जी। उनकी बहुत मशहूर बुक्स हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। और जामिया डीम्ड यूनिवर्सिटी कब थी? जामिया को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैग कब मिला? ये सारे, जामिया की अभी एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है? ये सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अभी तो जामिया को A++ मिला है, जो कि स्टूडेंट्स की बहुत मेहनत है, हमारे प्रोफेसर लोगों की बहुत मेहनत है, जिसके कारण A++ मिला है, जिसके लिए हम स्टूडेंट्स को और नॉन टीचिंग स्टाफ को, गार्ड्स को और सफाई कर्मियों को, स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर को, सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें इंटरव्यू दिया, बच्चों थैंक तक यू। अपनी बातें पहुँचाई। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वजाहत निज़ामी साहब।